क्या हाल है आप सबके। तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी एक्सप्लेन्ड में आज पेडिग्री एनालिसिस। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। एक्सप्लेन्ड सीरीज में हम नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले उन कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए मुझे कि वो कौन कौन से वीडियोस हैं, वो कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपके साथ डिस्कस किए जाए। एक आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में। FST 1 जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहां पर कमेंट सेक्शन में कई बच्चों ने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में कहा, तो आज मैं पेडिग्री एनालिसिस आपको बता रहा हूं। सो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो नॉर्मल सिंबल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए वो आपको आते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन से जो असर्शन रीजन क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कन्वेंशनल जेनेटिक एनालिसिस, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो क्यों काम नहीं करते ह्यूमन बीइंग्स के लिए। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम in conventional methods and their application for genetic analysis in human beings। assertion reason question आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि ये बताइए कि जो कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं जेनेटिक एनालिसिस के वो ह्यूमन बीइंग्स में क्यों काम नहीं करते। तो इसमें बेटे दो आंसर होंगे। पहला आंसर तो ये है कि चॉइस मेटिंग्स नहीं हो सकती। सो पहली चीज तो ये हो गई कि चॉइस मेटिंग्स आर नॉट पॉसिबल। इसका मतलब समझिए, अगर आपके पास एक ऐसा प्लांट है जो डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है तो वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, आप टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ये टेस्ट क्रॉस जैसी चीज नहीं कर सकते, चॉइस मेटिंग्स पॉसिबल नहीं है। एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये हो गई कि नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोजेनी वो काफी लिमिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 9:3:3:1 रेशो, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में, वहां तो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कम से कम 16 प्रोजेनी होने चाहिए इस रेशो के लिए, डाई हाइब्रिड के लिए। और ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन फैमिलीज में ऑलमोस्ट ऑलवेज ये जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है 16 नहीं होते। सो ये वो क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है और इसका क्या आंसर देना है। एक और पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए एक बहुत अच्छी ये पेडिग्री है। ये पुरानी एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी है जो 2007 तक चलती थी। उसमें एक ये पेडिग्री दी हुई है। इसी के एनालिसिस से आज अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि ये बताइए कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक तो चीज वो ये पूछा उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि क्या इस पेडिग्री में कुछ लोगों के आप पक्के तौर पे जीनोटाइप्स बता सकते हैं। सो ये दो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर किताब में बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इसीलिए इसको पहले क्लियर करेंगे। एक तो पैटर्न बता दीजिए, याद रखिएगा आपसे इन चार में पैटर्न पूछा जाएगा। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स लिमिटेड, मैटरनल, साइटोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इम्प्रिंटिंग, ऐसी कोई भी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपको इन चारों में बताना है। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर मैं फंडा नंबर 1 दे रहा हूं। सो मैंने ये कहा कि हमारा फंडा 1 समझिए। फंडा 1 ये है, जब भी आप पेडिग्री देखें जल्दी से एक बार ये देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि दो नॉर्मल पेरेंट्स हैं और उनका जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड प्रोजेनी है। सो अगर ऐसा है किसी पेडिग्री में तो सबसे पहले काटा लगाइए, ये डोमिनेंट नहीं हो सकता। आधा क्वेश्चन तो यहां खत्म हो गया। ये 4 चॉइसेस आएंगी, आपको पता है ये डोमिनेंट नहीं है। तो देखिए इस वाली पेडिग्री को देखिए, ये यहां पर भी डिजीज नहीं है, यहां पर भी डिजीज नहीं है, बच्चे में डिजीज है। सेम यहां पर देखिए इस फीमेल प्रोजेनी में डिजीज है। ये डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट अलील किसी पेरेंट से ही आएगी इस बच्चे में, और डोमिनेंट अलील तो एक ही काफी है डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में से किसी भी पेरेंट में डिसऑर्डर ना हो। सो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल तो ये समझ में आ गया। पहला फंडा देखिए, मैं आपकी स्क्रीन से 5 सेकंड के लिए हट रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। दो नॉर्मल पेरेंट, अफेक्टेड प्रोजेनी, डिसऑर्डर डोमिनेंट नहीं है। इसको जरूर देख लीजिएगा, एंट्रेंस में कई सारी पेडिग्री इस तरह से सॉल्व की जा सकती है।
दूसरी चीज समझिए, दूसरा ये है कि क्या अब देखना ये है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, तो क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल है, इसका फादर नॉर्मल नहीं हो सकता। तो मैं दूसरा फंडा दे रहा हूं आपको। तो मैंने आपसे फंडा नंबर 2 ये कहा कि अगर डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है और अफेक्टेड डॉटर है तो फादर अफेक्टेड होगा। तो ये बात तय है कि फादर अफेक्टेड होगा, फादर नॉर्मल नहीं हो सकता। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस याद कीजिए, अगर ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ये फीमेल एक्स स्मॉल ए होनी चाहिए और एक एक्स स्मॉल ए फादर से आना चाहिए। इसका मतलब फादर का जीनोटाइप एक्स स्मॉल ए वाई है, और क्योंकि यहां पर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेंट अलील है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं, इस कंडीशन को हेमीजाइगस कहते हैं। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए मेल कभी भी कैरियर नहीं होता, या तो वो नॉर्मल होगा या फिर वो अफेक्टेड होगा। यहां पर ये जो है फादर जो है अफेक्टेड नहीं है, इसकी डॉटर अफेक्टेड है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। इमीडिएटली आपको पता चल गया कि आपने आंसर निकाल दिया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। एक बार फिर दोबारा दोनों फंडा को आपने देख लिया कि क्या फंडे हमने दिए हैं, और उसके बाद चलिए अब जीनोटाइप पता करने की बारी है। सो इसको हटाते हैं और देखते हैं कि क्या जीनोटाइप हम बता सकते हैं। अगर ये जैसा अभी हमने बताया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और यहां पर बेटे डिजीज है, तो ये तय है कि ये वाला इंडिविजुअल कैपिटल स्मॉल ए है। ये बात बिल्कुल तय हो गई कि ये स्मॉल ए है। सिमिलरली हम 100% इसके जीनोटाइप के बारे में भी श्योर है कि ये फीमेल भी स्मॉल ए है, और मुझे 110% पता है कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ये पेरेंट भी कैरियर होना चाहिए और ये पेरेंट भी कैरियर होना चाहिए। राशनेल समझिए, अगर इन दोनों के पास म्यूटेंट अलील नहीं हुई तो ये दोनों म्यूटेंट अलील यहां पर आएंगी कैसे। तो मुझे पक्के तौर पे अब कुछ लोगों का ये पता है कि जीनोटाइप क्या होना चाहिए। एक और फंडा समझिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा समझिए, और यहां पर बहुत गलती होती है लोगों से, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर रेयर है, इसका मतलब क्या है। एक बड़ा सिंपल फंडा मैंने आपको दिया कि जेनेटिक डिसऑर्डर रेयर डिसऑर्डर है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जैसे मैं एल्बिनो नहीं हूं, एल्बिनो वो होते हैं जो बिल्कुल वाइट होते हैं, उनकी पलकें भी वाइट हो जाती हैं, इसे ऑक्यूलोकुटेनियस एल्बिनिज्म कहते हैं। हो सकता है आपने बहुत रेयरली किसी ऐसे अफेक्टेड पर्सन को देखा हो, पर कॉमनली नहीं देखा होगा। सो अगर मेरे को एल्बिनिज्म नहीं है तो मैं कैपिटल ए भी हो सकता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता हूं। जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, मेरी किसी फैमिली में, मेरे किसी प्रोजेनी में आपको डिसऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे कैपिटल ए मानकर चलेंगे, आप मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए मानकर नहीं चलेंगे। हालांकि मैं कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता हूं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी क्लास में अगर 50 लोग हैं और किसी को भी अगर एल्बिनिज्म नहीं है और आप ये कहते हैं कि सारे के सारे कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, सर हो तो सकते हैं ना सर, तो आपका एक नंबर कटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है हो सकते हैं, लेकिन प्लीज जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, बाहर से जो इंडिविजुअल आ रहा है उसे होमोजाइगस नॉर्मल लेके चलिएगा। यह फंडा याद रखिए। इधर गलती होती है, इसका मतलब समझाता हूं। देखिए, ये जो दो पेरेंट्स हैं, इनके किसी भी प्रोजेनी में डिसऑर्डर नहीं है। ये जो बाहर से इंडिविजुअल इस फैमिली में मैरी कर रहा है, इसको मैं कैपिटल ए कहूंगा। ये इंडिविजुअल, ये फीमेल भी बाहर से आई है इस फैमिली में, लेकिन इस बार मेरे पास कंक्रीट एविडेंस था
कि ये कैरियर होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोजेनी अफेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं इसको कैपिटल ए लिख रहा हूं। इसी तरह से सेम आर्ग्यूमेंट ये कैपिटल ए लिख रहा हूं, और क्योंकि ये कैपिटल ए है और ये प्रोजेनी कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो मुझे पता है कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके जीनोटाइप के बारे में मैं पक्के तौर पे श्योर हूं। बाकी सब मेरे लिए कैपिटल ए डैश है। वो कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं। पुरानी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट पेडिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट 3 फंडे मैंने आपको दिए, इससे आपको पेडिग्री एनालिसिस करने में बहुत मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए ये वो क्वेश्चन है जिसमें वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि इसका पैटर्न क्या है। सो मान लीजिए इसमें भी आपसे वो पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि इसका पैटर्न क्या है। सो यहां पर आपसे पूछा गया कि इसका पैटर्न बताइए, और जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में आपने ये बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है। सो बड़े ध्यान से देखिए बेटे, यहां पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने फंडा नंबर 1 आपको बताया था, 2 नॉर्मल पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड, क्या उसको लगाया जा सकता है? सो यहां पर देखिए बेटे, इस इंडिविजुअल को देखिए, इसको और इनके इस प्रोजेनी को देखिए। सो क्या आप लगा सकते हैं फंडा नंबर 1? सो आपने ये कहा कि एक बात तो तय है सर कि ये डिसऑर्डर डोमिनेंट नहीं है, ये डिसऑर्डर डोमिनेंट किसी भी कीमत पर नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली श्योर। तो आपने कहा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ये सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, बात खत्म हो गई। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कि और कोई तरीका नहीं है, जरूरत ही नहीं है और कुछ एनालिसिस के लिए। अब आप देखिए, अब आपके सामने बच गया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक रिसेसिव है। देखिए बड़े ध्यान से, अगर मैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव मानता हूं, अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव मानता हूं, तो मैं इसको, इस वाले इंडिविजुअल को अगर मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए मान लूं, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए मान लूं, इसके कैपिटल ए स्मॉल ए होने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये इंडिविजुअल स्मॉल ए होगा। अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव कह रहा हूं, ये स्मॉल ए है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए। सो क्या मैं ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूं? आंसर है बिल्कुल कर पा रहा हूं एक्सप्लेन। लेकिन क्या ये बेहतर, तो पहली बात तो मैंने ये कहा कि ये क्या हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। आपके सामने देख लीजिए, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो आपको ये 100% पता है कि ये स्मॉल ए होना चाहिए, आपको ये पता है ये स्मॉल ए होना चाहिए, आपको ये पता है ये स्मॉल ए होना चाहिए। अगर ये दोनों बेटे रिसेसिव अलील्स आई हैं तो एक इस पेरेंट से आएगी, ये नॉर्मल दिख रहा है तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस होना चाहिए। ये बात आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन बड़ी आसानी से ये क्या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के तौर पर भी एक्सप्लेन हो पा रहा है। सो देखिए बड़े ध्यान से, अगर ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो क्या मैं इसको एक्स स्मॉल ए वाई कह सकता हूं? अगर मैं इसको एक्स स्मॉल ए वाई कह सकता हूं तो ये फीमेल अगर कैरियर है, अगर ये फीमेल कैरियर है तो ये एक्सप्लेन हो गया। इसी तरह से यहां पर फादर और सन में डिजीज है तो मदर जो है वो कैरियर होनी चाहिए। सो बड़े ध्यान से समझिए, फंडामेंटल नंबर 4, तो चौथा फंडा बता रहा हूं, फंडा नंबर 4 ये है कि अगर डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है और किसी फैमिली में फादर को भी डिजीज है और सन को भी डिजीज है, तो ये डिजीज फादर से नहीं आई। बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे, ये फादर से नहीं आई, क्रिस क्रॉस समझिए। यहां पर फादर और सन में डिजीज है, ये फादर से नहीं आई, ये मदर से आई है। मदर क्योंकि दिखने में नॉर्मल है तो इसका मतलब मदर कैरियर होनी चाहिए। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना बेटे। ये मदर कैरियर, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको ये दिया हुआ है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है,
तो ये बेटे कैरियर है, इसकी प्रोबेबिलिटी मत निकाल देना कि इसके कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। जो चीज पक्की है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जाती, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है। यू आर एब्सोल्युटली श्योर अगर ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये हम 100% कह रहे हैं बेटे क्या होना चाहिए, कैरियर। इसकी अब मैं प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल दूंगा, हाफ। अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन में एक ये दूसरी गलती हो सकती है। सो एक और फंडा आपके सामने। तो हमने ये कहा कि ये डिसऑर्डर क्या हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है। मान लीजिए कोई जना मुझसे कहे कि एक आंसर लगाना है, एक आंसर लगाना है, तो एक ही आंसर लगाना है, हो दोनों सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी हो सकता है। आपका आर्ग्यूमेंट आपको अच्छा लग सकता है, मेरा आर्ग्यूमेंट मुझे अच्छा लग सकता है। अगर किसी ने मुझसे कहा आप एक ही लगाइए तो मैं ये लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? मान लीजिए मैं ये जानता हूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन कोई मुझसे अगर ये कहता है कि एक ही आप लगाइए तो मैं इसको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लगाऊंगा। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि ये मेल्स ही मेल्स में देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए बेटे, अगर आप तीनों जनरेशन में देखेंगे तो डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन मेल्स ऑफ द स्पीसीज। सो फंडा नंबर 5, तो फंडा नंबर 5 हमने ये कहा कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन मेल्स, मोर कॉमन इन मेल्स ऑफ द स्पीसीज, क्योंकि मेल्स हेमीजाइगस होते हैं। मेल्स आर हेमीजाइगस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत शानदार पेडिग्री है, मुझे उम्मीद है इससे भी आपके फंडे काफी क्लियर हुए होंगे। चलिए एक और करते हैं, एक और पेडिग्री देखते हैं। ये एक पेडिग्री है, फिर हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या इस पेडिग्री को इन 4 में से किसी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इससे आपके फंडामेंटल बहुत क्लियर होंगे। सो सबसे पहले आपने कंसीडर कीजिए ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या ये एक्सप्लेन हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन से? और अगर नहीं हो सकता है तो मुझे ढूंढ करके वो आर्ग्यूमेंट निकाल के दीजिए जो आप इसे रूल आउट करने के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक आपके लिए मैं कर देता हूं। इधर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए होने चाहिए। दिमाग लगाइए बेटे, इस तरह से आपसे एक अच्छे लेवल पर एनालिसिस कराया जा सकता है सेक्शन बी में। ध्यान दीजिए, हमने ये कहा कि ये दोनों स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए होने चाहिए। अगर है तो सारे प्रोजेनी अफेक्टेड होंगे, कहीं पर भी जो बच जाए बेटे प्रोजेनी ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तय है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन नहीं है। क्या मेरी आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आया? अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, जीनोटाइप देखिए, पहली जनरेशन में स्मॉल ए अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है, स्मॉल ए होना चाहिए। और आप सोच लीजिए जो भी जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन आपको प्रोजेनी में दिखाई देंगे सारे अफेक्टेड होने चाहिए, एक भी नॉर्मल नहीं हो सकता। हमने कहा ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है। दूसरी चीज, क्या मैं ये आर्ग्यूमेंट सिमिलरली इस्तेमाल कर सकता हूं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए? सो मान लीजिए ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मान लेते हैं, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में ये बताइए एक्स स्मॉल ए, ये बताइए एक्स स्मॉल ए वाई। देख लीजिए सारी फीमेल्स फिर अफेक्टेड होंगी। अगेन ये जो इनमें जो नॉर्मल फीमेल प्रोजेनी है ये नहीं हो सकती। अगर ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होती सो हमें ये समझ में आ गया कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन भी नहीं है। बड़े ध्यान से देखिए बेटे, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है? सो क्या आप मुझे एक ही लाइन में कुछ और बता सकते हैं? क्या मेरा कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको याद आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि 2 नॉर्मल पेरेंट्स हैं, एक अफेक्टेड चाइल्ड है, ये डोमिनेंट तो है ही नहीं, चाहे ऑटोसोमल हो चाहे सेक्स लिंक डोमिनेंट हो। और आपने ये कह दिया कि ये चारों में से कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपने इस पेडिग्री को एकदम कर दिया है तो मान के चलिए कि आपको पेडिग्री एनालिसिस आता है। इतना आसान नहीं होता, जिसमें एक भी आंसर नहीं है उसको बहुत कॉन्फिडेंटली कर देना। अगर आपने ये काम कर दिया तो आप काफी आसानी से
आप पेडिग्री समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें हमने क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल इस्तेमाल किया। आगे चलिए बेटे, एक और देखिए। इस पेडिग्री में हम ये कह रहे हैं कि ये पेडिग्री हीमोफीलिया की है। सो अब की बार हमने आपको ये बता दिया कि हीमोफीलिया के लिए किसी फैमिली की पेडिग्री है, आप जानते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। ये कंडीशन एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इफ सेकंड टू, सो सेकंड टू के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है। जनरेशन को मैंने रोमन न्यूमरल्स में लिखा, इंडिविजुअल्स को मैं अरेबिक न्यूमरल्स में लिखूंगा। सो 1 2 3 4। एक तो और हमें समझ में आ गया कि जनरेशन और इंडिविजुअल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि सेकंड टू बेटे ये इंडिविजुअल है, सेकंड टू ये इंडिविजुअल है, ये फीमेल इंडिविजुअल है। सेकंड जनरेशन का सेकंड इंडिविजुअल ये फीमेल है। इफ शी मैरीज अ नॉर्मल मैन, what is the chance of her first child being a hemophilic boy? इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल भी आपसे पूछा जा सकता है। सो देखिए बड़े ध्यान से, मैं इस काम को अब आपके सामने करके दिखा रहा हूं। सो मैंने ये कहा कि मुझे ये बताना है कि अगर ये फीमेल किसी नॉर्मल मेल से शादी करे तो क्या चांस है कि उसका जो पहला बच्चा है एक तो लड़का हो, दो चीजें समझिएगा, और साथ में हीमोफिलिक भी हो। बड़े ध्यान से देखिए बेटे, इस फीमेल का ब्रदर अफेक्टेड है। तो सबसे पहले कहानी यहां से शुरू करते हैं। ये जो फीमेल है इसका ब्रदर अफेक्टेड है, और अगर ये ब्रदर अफेक्टेड है तो मुझे ये पता चल गया कि ये XHY होना चाहिए। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो XH है इस लड़के में अपनी मदर से आई है। क्रिस क्रॉस याद कीजिए, जो मेल प्रोजेनी है उसका एक्स क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आता है। अब मुझे पता है कि यहां पर XH होना चाहिए, लेकिन ये फीमेल अफेक्टेड नहीं है, तो ये बात तय है कि ये कैरियर होगी। सो हमने ये कहा कि ये XH X कैपिटल H X स्मॉल h होगी। सो पहले तो ये समझिए मैंने क्या किया। मैंने ये कहा कि ये फीमेल X कैपिटल H X स्मॉल h होगी। क्या आप एग्री कर रहे हैं? उसकी वजह क्या है कि ये जो मेल पेरेंट है ये अफेक्टेड है और इसके पास म्यूटेंट अलील मदर से आएगी। फादर को देखिए नॉर्मल है, तो इसका मतलब X कैपिटल HY होगा। तो फीमेल में देखिए, दोनों में फीमेल में 50% प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल कैरियर हो। दिमाग लगाइए। सो अगर मान लीजिए ये मदर है, ये फादर है, तो आप देखिए बड़े ध्यान से कि दो फीमेल बन सकती हैं। देखिए X कैपिटल H, और देखिए एक X कैपिटल H और एक स्मॉल h, दो फीमेल हो सकती हैं। तो इसके ये होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो ये फीमेल कैरियर हो तभी बेटे ये नॉर्मल मैन से शादी कर रही है। सो देखिए ये नॉर्मल मैन से शादी कर रही है, बच्चों के अफेक्टेड होने के चांसेस तभी हैं जब ये खुद कैरियर हो, नहीं तो हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि ये फीमेल कैरियर हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि इसके बिना बेकार है। अगर ये X कैपिटल H है और शी मैरीज अ नॉर्मल मैन व्हिच वुड बी X कैपिटल HY, नन ऑफ द प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। तो फिर इस तरह का क्वेश्चन ही बेकार है। सो बच्चे में बीमारी होने की वजह तभी हो सकती है जब ये फीमेल कैरियर हो। इसीलिए मैंने पहले ये निकाला है कि इस फीमेल के कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने कहा ये प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटे? हाफ है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर ये कैरियर है तो इसका मतलब ये X कैपिटल H X स्मॉल h है और शी मैरीज अ नॉर्मल मेल। आपको ये समझ में आ गया कि ये नॉर्मल मेल है। तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट विल बी द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ प्रोजेनी के जीनोटाइप्स बताइए। X कैपिटल H ये फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा बताइए X कैपिटल H X स्मॉल h ये कैरियर फीमेल है। फिर देखिए X कैपिटल HY ये जो है नॉर्मल मेल है। और एक और देखिए,
ये हीमोफिलिक मेल है, ये हीमोफिलिक मेल है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, बड़े ध्यान से देखिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें बॉय होना चाहिए। सो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी खुद हाफ है। सो बड़े ध्यान से देखिए, बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटे, हाफ है। और फिर समझिए, बॉय अगर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो उसके बाद हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वो हीमोफिलिक हो। सो मेरे पास 3 प्रोबेबिलिटीज हैं बेटे यहां पर। पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है कि ये जो फीमेल है ये कैरियर है, तो मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। दूसरा मैंने ये कहा कि ये जो है इनका जो पहला बच्चा है वो बॉय है, बॉय होने की प्रोबेबिलिटी बेटे फिर हाफ है। और फिर वो बॉय जो है बेटे हीमोफिलिक है, तो उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है 2 लड़कों में से एक में हीमोफीलिया होगा। तो हमने ये कहा कि ये बॉय हीमोफिलिक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। तीनों चीजें एक साथ हो जाएं, वो बेटे इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगी। इसका मतलब हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, कि अगर सेकेंड टू मैरीज अ नॉर्मल मैन, व्हाट इज द चांस ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड बीइंग अ हीमोफिलिक बॉय? द आंसर वुड बी 1.8। सो मैं 5 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन छोड़ रहा हूं, आप देखिए इस चीज को कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई बेटे? एक और चीज देखिए, चलिए अगर हमें यह समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, जो सेकंड क्वेश्चन है ये काफी मुश्किल है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं ये बिल्कुल एंटीसिपेट नहीं कर रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन नीट एंट्रेंस में आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए एक हायर लेवल का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसमें सिंपल एक आईक्यू आपको यूज करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, यहां पर एक बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। वो ये कह रहे हैं कि सेकंड 3 मैरीज अ हीमोफिलिक मैन, सेकंड 3 मैरीज अ हीमोफिलिक मैन। तो ये जो सेकंड 3 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हर चाइल्ड विल बी नॉर्मल? सो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं कि अगर सेकेंड जनरेशन की ये थर्ड फीमेल अब की बार हीमोफिलिक मैन से शादी करती है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला चाइल्ड जो है वो नॉर्मल होगा। सो अफेक्टेड नहीं होगा, नॉर्मल होगा। सो सेकंड 3 देखिए, सेकंड 3 हम जानते हैं एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच भी हो सकती है, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच भी हो सकती है। यह आर्ग्यूमेंट हमने यहां भी इस्तेमाल किया था, यहां भी करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये वो जगह है, ये वो जगह है जो हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि इसके कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि अदरवाइज बेटे बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा। सो इसके कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो मान लीजिए ये कैरियर है। अब आगे समझिएगा बेटे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए हमने ये कहा कि ये कैरियर है एंड शी मैरीज अ हीमोफिलिक मैन। सो अब की बार जो शादी हुई है वो हीमोफिलिक मैन से हुई है बेटे। सो हीमोफिलिक मैन का जीनोटाइप देखिए। अब आप देखिए कि क्या क्या प्रोजेनी हो सकते हैं। एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, ये फीमेल कैरियर होगी। एक और चीज देखिए, एक्स कैपिटल एच वाई, ये मेल बेटे नॉर्मल होगा। बाकी देखिए एक्स स्मॉल एच, ये फीमेल बेटे अफेक्टेड होगी, देखिए ध्यान से, और ये मेल अफेक्टेड होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये 4 प्रोजेनी में 2 अफेक्टेड होंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा अफेक्टेड हो। अब ये कैरियर भी हो और बच्चा अफेक्टेड भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। सो बड़े ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बच्चा अफेक्टेड हो ही नहीं सकता बेटे। अगर ये मदर कैरियर नहीं है तो बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा। इसीलिए ये कैरियर तो होनी ही चाहिए हमारे क्वेश्चन के लिए। इसीलिए हमने फिर ये प्रोबेबिलिटी निकाली है कि इसके कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ध्यान से देखिए, अगर ये 2, 3 अगर मान लीजिए कैरियर नहीं है तो कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं होगा, चाहे फिर वो हीमोफिलिक मैन को शादी करे। डॉटर्स क्या होंगी, सारी की सारी कैरियर होंगी, लेकिन अफेक्टेड नहीं होंगी। अफेक्टेड तो तभी होगा
अफेक्टेड तो तभी होगा जब ये कैरियर हो, और कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटे, हाफ है। अब आप काफी देर से सोच रहे होंगे कि पूछा तो ये है कि बच्चा नॉर्मल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और सर निकाल रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी कि बच्चा अफेक्टेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, बच्चा या तो अफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? या तो अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? फिर समझिए बात को, थोड़ा सा दिमाग खोलिए। हमने कैलकुलेट इस बार उल्टा काम कर दिया। ज्यादा आसान था ये कैलकुलेट करना कि बच्चे में बीमारी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और एक में से माइनस कर दीजिए तो तय है ये बात कि ये बच्चा नॉर्मल। अगर अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरह से किया गया है? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। हमने ये कहा कि बच्चा या तो अफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा, तो हमने अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसे 1 में से माइनस कर दिया, और हमने ये कहा कि अगर 1/4 प्रोबेबिलिटी अफेक्टेड होने की है तो 3/4 प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये बच्चा नॉर्मल होगा। सो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है अगर आपने इसको कर लिया तो आपको करने में बड़ा आनंद आया होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। एक और चीज देखिए बेटे, एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए बेटे, एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सो यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो पहले एक मिनट में आराम से इसको हटा लेता हूं। सो आई डू नॉट वांट दिस टू बी लॉस्ट। सो एक बार देखते हैं बेटे, यहां पर हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मदर ऑफ 1 इसकी मदर फिनोटिपिकली नॉर्मल थी तो उसके फादर का फिनोटाइप क्या था? अब देखिए बेटे, एक बात बड़े ध्यान से समझिए। इसकी मदर फिनोटिपिकली नॉर्मल थी, फिनोटिपिकली नॉर्मल थी। कैरियर हो सकती है, लेकिन हो सकता है ना भी हो। तो पहले तो यह समझिए कि ये जो पर्टिकुलर फीमेल है ये जरूर कैरियर है। ये कैरियर है क्योंकि इसके सन में डिसऑर्डर है, और हमें बताया गया ये हीमोफीलिया है। तो ये तो तय है कि ये एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच है। क्या ये बात सही है? तभी ये जो है एक्स स्मॉल एच यहां पर आया है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। 50% सन्स में ये आया, 50% सन्स में ये वाला एक्स क्रोमोसोम गया, क्रिस क्रॉस मुझे समझ में आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी मदर जो है वो फिनोटिपिकली नॉर्मल थी। सो यहां पर ये जो एक्स स्मॉल एच है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक तो फादर से आना ही आना है। तो अगर इसका फादर फिनोटिपिकली नॉर्मल है तो भी ये एक्स स्मॉल एच आ सकता है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है। फिर समझिए, फादर के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर के पास जाता है पर एक ही जाएगा। डॉटर में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो डॉटर्स में एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है, एक मदर से आता है। सो इसकी मदर भी क्या हो सकती है बेटे? कैरियर। तो हम पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते कि फादर अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है। फादर अफेक्टेड है तो बड़े आसानी से ये पता चल रहा है कि एक्स स्मॉल एच कहां से आया, लेकिन अगर फादर नॉर्मल है तो भी क्या यहां एक्स स्मॉल एच आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि फिर वो मदर से आ सकता है। मदर क्या होगी? कैरियर होगी। फिर समझिए, क्रिस क्रॉस का फंडा समझ लीजिए, क्रिस क्रॉस का फंडा। सो एक और फंडा मैंने आपको दिया, फंडा नंबर 6 है शायद एक और, वो ये है कि बड़े ध्यान से समझिए, फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर के पास जाता है और सन का एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है। सो मैं ये कह रहा हूं फादर का एक्स क्रोमोसोम तो डॉटर के पास जाता है, और मैं ये दूसरी बात ये कह रहा हूं कि सन का जो एक्स क्रोमोसोम है, सन का जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसकी मदर से आता है। मैंने ये नहीं कहा कि मदर का एक्स क्रोमोसोम केवल सन के पास जाता है। ये तो मैं कह रहा हूं कि फादर का एक्स क्रोमोसोम केवल डॉटर के पास जाता है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि मदर का एक्स क्रोमोसोम केवल सन के पास जाता है। ये कह रहा हूं कि सन का एक्स क्रोमोसोम मदर से आ रहा है। सो दोबारा समझ लीजिए, 2 क्रोमोसोम है मदर के पास में एक्स। सो सन के पास जो भी एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो मदर से आ रहा है, लेकिन
डॉटर्स के पास जो एक्स क्रोमोसोम है एक फादर से और एक मदर से आ रहा है, इस बारे में अब हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते। एक और पेडिग्री देखते हैं। चलिए, अब ये आपकी एनसीईआरटी की पेडिग्री है। सो आपकी एनसीईआरटी की पेडिग्री है। अब आप मुझे बताइए कि इसका डिसऑर्डर बताइए कि क्या डिसऑर्डर हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज इट? सो किस तरह का डिसऑर्डर है ये बताइए बड़े ध्यान से। आपकी एनसीईआरटी की ये पेडिग्री है, देखिए बड़े ध्यान से, कहीं कोई आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल दिखाई दे रहा हो। सो ये और एक ये पेडिग्री, देखिए ध्यान से, ये दो पेडिग्री आपकी एनसीईआरटी की हैं। सो आपकी नई एनसीईआरटी में, चलिए पहले इस वाली को करिए, मुझे लगता है ये करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। सो क्या आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल 1 दिखाई दे गया? सो क्या आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल 1 दिखाई दे गया? दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, अफेक्टेड चाइल्ड है, अफेक्टेड चाइल्ड है। सो आपको यह समझ में आ गया कि यह कंडीशन रिसेसिव है। सो पहले तो यह बताइए क्या यह बात क्लियर है कि यह कंडीशन रिसेसिव है? यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई फंडा नंबर 1 से। दूसरी चीज मुझे बताइए कि अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती तो ये जो मदर है, ये जो फीमेल है, ये अफेक्टेड है, क्या इसका फादर नॉर्मल हो सकता था? क्या इसका फादर नॉर्मल हो सकता था? द आंसर इज नो। सो मुझे पता है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। मेरा एक और फंडा यहां काम आ गया, मुझे पता है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है पर रिसेसिव है। अब मुझे पता है ये कंडीशन क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। सो मेरी एनसीईआरटी में ये जो चीज है ऑटोसोमल रिसेसिव है। थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद में आपको ये दिखाई दे गया कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। चलिए अब इसको देखिए, इसको देखिए। आपकी एनसीईआरटी में एक और पेडिग्री दी हुई है, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है?